हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आयोटा के बारे में, सामान्य जानकारियों के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या के बारे में। तो अपना टॉपिक होगा समिश्र संख्या। समिश्र संख्या क्या टॉपिक होगा? समिश्र संख्या के रूप में। समिश्र संख्या जिसे किसके रूप में डिनोटेट करते हैं? जेड के रूप में डिनोटेट करते हैं। तो जेड बराबर जैसे होता है ए प्लस आयोटा बी के रूप में होता है, जहाँ जहाँ क्या होगा, ए और बी क्या होंगे? रियल नंबर में से लिए जाएंगे। ए और बी किसके रूप में से लिए जाएंगे? रियल नंबर में से लिए जाएंगे। और जेड बराबर ए प्लस आयोटा के रूप में भी होगा। ठीक है। अगर समिश्र संख्या में जहाँ ये होता है ए, अगर मैं समिश्र संख्या को जेड को मैं कितने रूप में लिख सकता हूँ? दो रूप में लिख सकता हूँ। या तो जेड क्या होगा? जेड होगा या विशुद्ध मतलब शुद्ध, विशुद्ध काल्पनिक हो। जेड क्या हो? एक तो विशुद्ध काल्पनिक हो, और या जेड बराबर क्या हो? विशुद्ध वास्तविक हो। विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध रूप से, विशुद्ध वास्तविक हो, और या विशुद्ध काल्पनिक हो। विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक। विशुद्ध वास्तविक होने के लिए बताइए जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी में से इसको काल्पनिक संख्या कौन कर रही है? काल्पनिक संख्या कर रहा है इसको आयोटा बी, ये इसको क्या कर रहा है? काल्पनिक संख्या के रूप में कर रहा है। अगर इसको विशुद्ध वास्तविक होने के लिए क्या होना चाहिए? विशुद्ध वास्तविक होने के लिए मतलब ए, जेड बराबर ए आना चाहिए। काल्पनिक कौन कर रहा है? आयोटा बी। तो इसका मान बी का मान कितना होना चाहिए? बी बराबर 0 पर होना चाहिए। तो बी बराबर 0 पर क्या होगा? जेड बराबर ए का मान आ जाएगा। जेड बराबर ए का मान आ जाएगा, जो कौन सी संख्या देगा? वास्तविक संख्या देगा। वास्तविक कौन सी? विशुद्ध वास्तविक रूप में देगा। विशुद्ध काल्पनिक होने के लिए क्या होना चाहिए? विशुद्ध काल्पनिक। काल्पनिक होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 आयोटा बी आना चाहिए। आयोटा बी आने के लिए क्या होना चाहिए? ए को 0 के रूप में होना चाहिए। तो ए को 0 के रूप में होना चाहिए। ए बराबर 0 कर दो आप, तो जेड बराबर क्या होगा? आयोटा बी। ये कौन सा संख्या होगी? विशुद्ध रूप से वास्तविक संख्या के रूप में होगी। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे समिश्र संख्या का ऑर्डर पेयर। समिश्र संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? समिश्र संख्या को हम कर्मित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। तो समिश्र संख्या का कर्मित युग्म कौन सा होगा? समिश्र संख्या। समिश्र संख्या को कौन से रूप में लिखेंगे हम? समिश्र संख्या के रूप किसको रूप में? कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे। कर्मित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर यानी जोड़े के रूप में भी लिखेंगे। PAIR पेयर के रूप में लिखेंगे। ये समिश्र संख्या के रूप में क्या होती है? जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? ए और बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ए और बी के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो मैं आज आपको बताऊंगा समिश्र संख्या कौन सी होती है? द्वितल में, मतलब इसको द्विविमीय रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी दो संख्या होती है। ये किसके 2D में इसको निरूपित कर सकते हैं। 2D में जैसे ये एक तो एक्स अक्ष के रूप में होती है, ये तो एक्स अक्ष के रूप में होती है। ये कौन से अक्ष के रूप में होती है? वाई अक्ष के रूप में होती है। हम एक्स अक्ष पे कौन से मान देंगे? हम एक्स अक्ष पे कौन से मान देंगे? रियल मान देंगे। रियल यानी रियल मान, वास्तविक मानों को हम एक्स अक्ष पे देंगे। वास्तविक मानों को एक्स अक्ष पे दिया जाएगा, और जो काल्पनिक मान होंगे, काल्पनिक मान को किस अक्ष पे दिया जाएगा? वाई अक्ष पे दिया जाएगा। काल्पनिक मतलब इमेजरी मान, इमेजरी के रूप में जो भी मान होंगे वो किस पे अक्ष पे दिए जाएंगे? वाई अक्ष पे दिए जाएंगे। जो भी रियल मान होंगे वो कौन से अक्ष पे दिए जाएंगे? एक्स अक्ष पे दिए जाएंगे। तो यहाँ वास्तविक मान कौन सा है? वास्तविक मान है ए। ए वास्तविक मान है। ए वास्तविक मान क्यों है? क्योंकि इसके साथ आयोटा ही नहीं है। जिसके साथ भी आयोटा होगा उसको कौन से अक्ष पे दिया जाएगा? वाई अक्ष पे दिया जाएगा। जैसे तो यहाँ वास्तविक मान का है ए, यहाँ बी है, तो ये कौन सा है? रियल वैल्यू। ये रियल वैल्यू। और ये कौन सी है? इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू का मान कहाँ से लेंगे? वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे कोई संख्या बी के रूप में ले लेंगे। जैसे वाई अक्ष पे कोई भी संख्या बी के रूप में ले ली यहाँ, और एक्स अक्ष पे कोई भी संख्या यहाँ से डिस्टेंस कितनी? ए अक्ष के रूप में। यहाँ से डिस्टेंस कितनी? बी अक्ष के रूप में। तो ये पॉइंट का डिनोटेड होगा ए और बी। इस प्रकार हम इसको द्विविमीय तल के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। इस द्विविमीय तल को समिश्र संख्या में किसके नाम से जाना है? समिश्र तल के रूप में भी जान सकते हैं इसको आर्गेंट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस कारण इसको किसके नाम से जानते हैं? आर्गेंट तल के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है? समिश्र तल के नाम से। इन विभिन्न नामों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया समिश्र संख्या को कर्मित युग्म के रूप में, पेयर के रूप में लिखा जा सकता है। चलो मैं आपके लिए कोई सवाल देता हूँ, उसको आप ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना। जेड बराबर होगा 3 + 2 आयोटा।
तो इसको ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं 3 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, जेड बराबर -3 आयोटा +2 के रूप में। तो इसको ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो आयोटा के साथ होगा वो किस पे आएगा, हमेशा काल्पनिक अक्ष के रूप में आएगा, काल्पनिक अक्ष मतलब वाई अक्ष के रूप में आएगा। जो आयोटा के साथ नहीं होगा हमेशा वास्तविक अक्ष के रूप में आएगा, मतलब रियल अक्सेस के रूप में आएगा, मतलब एक्स अक्ष के रूप में आएगा। तो उसके कैसे लिख सकते हैं 2 - 3 के रूप में। इस प्रकार से हम इसको क्रमित युग्म के रूप में मतलब जोड़े के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज मतलब और हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़ने के लिए हम एक और समिश्र संख्या, एक नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। समिश्र संख्या का मापांक, समिश्र संख्या को संयुग्मी के रूप में निरूपित करना। तो हम इसका समिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या, समिश्र संख्या की कौन सी संख्या, संयुग्मी संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। संयुग्मी संख्या का इसको किसके रूप में लिखते हैं, संयुग्मी संख्या को जेड बार के रूप में निरूपित करते हैं। समिश्र संख्या किस रूप में लिखते हैं, जेड के रूप में लिखते हैं। तो जेड को जेड बार के रूप में लिखना। बार का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ जेड का तात्पर्य होगा जेड बराबर a + आयोटा b के रूप में होगा। यहाँ बार का रूप में क्या होगा, जेड बराबर a - आयोटा b के रूप में होगा। मतलब बार क्या कर रहा है, बार कर रहा है जो काल्पनिक संख्या है, जो आयोटा की संख्या है, आयोटा की संख्या को माइनस आयोटा के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। आयोटा किस पे आती है, आयोटा आती है हमेशा वाई अक्ष के रूप में। तो माइनस आयोटा कौन सी अक्ष पे, माइनस आयोटा किस पे आएगी, माइनस वाई अक्ष के रूप में आएगी। तो ये समिश्र संख्या क्या कर रही है, संयुग्मी संख्या क्या कर रही है, जो आयोटा के चिन्ह को परिवर्तित कर रही है। अगर जैसे मैं आपके लिए कोई सवाल दूं, जैसे जेड बराबर 3 + 2 आयोटा, तो इसकी समिश्र संख्या, इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, संयुग्मी संख्या जेड बार बराबर कितनी होगी, 3 - 2 आयोटा के रूप में होगी। अगर मैं आपके लिए सवाल दूं जेड बराबर -4 आयोटा +2 के रूप में दे दो, तो इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, जेड बराबर आयोटा का चिन्ह का परिवर्तन करना है मेरे को। तो यहाँ माइनस आयोटा है तो इसको क्या करना है, प्लस आयोटा के रूप में 4 आयोटा +2 के रूप में होगी। इसको क्रमिक युग्म के अपने अभी थोड़ी देर बाद पढ़ा है। तो जेड को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, क्रमिक युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जेड बार को भी क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 - 2 के रूप में लिखेंगे। इसको क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 और 4 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने जेड को संयुग्मी संख्या के रूप में बताया, संयुग्मी संख्या क्या होती है, जेड बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जेड बार यानी क्या होता है, जो आयोटा का चिन्ह होता है उसको परिवर्तित करना होता है। अगर माइनस हो तो प्लस के रूप में, प्लस होगा तो माइनस के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो हम संयुग्मी संख्या को किसके रूप में, ग्राफ के रूप में भी देखते हैं। ग्राफ के रूप में देखिए संयुग्मी संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ के रूप में संयुग्मी संख्या ग्राफ के रूप में देखते हैं संयुग्मी संख्या को। तो उसके लिए ग्राफ के रूप में देखने के लिए मैंने क्या लिखी, पहले क्या लिखते हैं अपन, जेड बराबर 3 + 2 आयोटा के रूप में लिखते हैं। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आप पिछली अभी थोड़ी देर बाद बताया था कि इसको ग्राफ के रूप में कैसे निरूपित करते हैं। पहले इसका आप क्या बनाओ, ऑर्डर पेयर के रूप में बनाओ। ऑर्डर पेयर क्या बनाओ, 3 और 2 के रूप में बना। इसका ऑर्डर पेयर यानी क्रमिक युग्म के रूप में बन गया। अब इसको आप कहाँ दर्शाओ, इसको आर्गेंट प्लेन पर दर्शाओ। आर्गेंट प्लेन बोले या आर्गेंट तल बोले या सम्मिश्र तल के रूप में जो भी नाम है उसको बोल दे। ये क्या होती है, एक्स अक्ष के रूप में होती है। ये क्या होती है, वाई अक्ष के रूप में होती है। एक्स अक्ष पे कौन से मान लिए जाते हैं, एक्स अक्ष पे हमेशा रियल मान लिए जाते हैं। वाई अक्ष पे कौन सा मान लिया जाता है, हमेशा काल्पनिक मान लिए जाते हैं। इसमें रियल वैल्यू क्या है, इसमें रियल वैल्यू 3 है। काल्पनिक वैल्यू क्या होती है, जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो काल्पनिक वैल्यू होती है। तो आयोटा के साथ क्या है, 2 है, तो काल्पनिक वैल्यू यहाँ क्या है, 2। तो यहाँ 2 और 3 को निरूपित करेंगे ना कहीं यहाँ आएगा, क्या आएगा, 2 और 3 के रूप। ये कौन सी संख्या होगी, ये अपनी कौन सी संख्या हो, जेड वाली संख्या होगी। अब इसका हमें मापांक लेना है। तो मापांक क्या करेंगे,
नहीं, इसका हमें क्या लेना, संयुग्मी संख्या बनानी इसकी। तो इसको जेड बार बनाना है हमने को। तीन जेड बार बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें काल्पनिक संख्या होती है उसका साइन परिवर्तित करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है यहाँ 2 आयोटा, तो आयोटा का साइन क्या है यहाँ प्लस है, इसको क्या बदलेंगे माइनस के रूप में बदलेंगे, तो माइनस के रूप में 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। क्रमित युग्म कैसे लिखेंगे, 3 - 2 के रूप में लिखेंगे। अब बताइए ये बिंदु कहाँ आएगा इसमें, यहाँ एक्स अक्ष में होती है तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में होता है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव के रूप में होता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में होता है। तो 3 और 2 कहाँ आएंगे, 3 और -2, 3 - 2 यहाँ पर आएंगे, कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा 3 तो यहाँ पर होगा, 2 माइनस यहाँ के रूप में। सॉरी ये गलत लिखाई में आ गया है, तो इसको लिखेंगे आप चेंज कर लिए 3 और 2 के रूप में लिख लिए। और 3 और -2 कहाँ पर आ रहा है, 3 - 2 यहाँ पर आ रहा है। तो अब बताइए मतलब जो सम्मिश्र संख्या होती है या जो संयुग्मी संख्या होती है, संयुग्मी संख्या किसके प्रति सम्मित होती है, एक्स अक्ष के प्रति क्या होती है, सम्मित। एक्स अक्ष के प्रति क्या होती है, सम्मित होती है। सम्मित मतलब जैसे एक्स अक्ष के ऊपर बन रही है उसे एक्स अक्ष के नीचे बना दो, आप एक्स अक्ष के नीचे बना दो। जैसे एक्स अक्ष के ऊपर जैसे ग्राफ बन रहा है वैसे एक्स अक्ष के नीचे ग्राफ बना दो, वो क्या होगी, उसकी संयुग्मी संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए बताऊं जेड बराबर आपको लिखना है 4 + 2 आयोटा, तो इसका संयुग्मी निकालना है आपको। तो संयुग्मी निकालो, ये बिंदु कहाँ रहेगा, वाई अक्ष यो एक्स अक्ष के रूप में रहेगा। तो यहाँ से कोई बिंदु मान लो आप 4 और 2 के रूप में मान लो, नहीं यहाँ पे कोई बिंदु मान लो 4 2 के रूप में मान लो, 4 2 ये कौन सा बिंदु होगा, जेड के रूप में बिंदु होगा। तो इसका संयुग्मी बनाना है तो संयुग्मी कहाँ आ जाएगा, इसके एक्स अक्ष के सम्मित कर दो। एक्स अक्ष के सम्मित मतलब इसका कौन सा अक्ष परिवर्तित हो रहा है, इसका एक्स अक्ष का तो कोई परिवर्तित हो ही नहीं रहा, मतलब एक्स का वैल्यू कोई परिवर्तित नहीं हो रहा, सिर्फ वाई की वैल्यू को परिवर्तित करना है। वाई का जो चिन्ह आ रहा है, जैसे ऊपर चिन्ह आ रहा है उसको नेगेटिव के रूप में बना दो, तो वाई का जो चिन्ह आ रहा है 4 ये ऊपर पॉजिटिव के रूप में आ रहा है तो -2 के रूप में बना दो। तो इसका ये क्या होगी, जेड बार के रूप में इसको निरूपित किया जा सकता है और इसको जेड के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे और सवाल, तो इसका जेड बार क्या होगा, इसका जेड बार होगा 4 - 2 आयोटा के रूप में। तो 4 इसको क्रमित ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 - 2 के रूप में लिखेंगे, जिसे हम ग्राफ के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो भी संयुग्मी संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या की जो भी संयुग्मी संख्या होती है वो किसके प्रति सम्मित होती है, एक्स अक्ष के प्रति सम्मित होती है। अतः आप नोट डाल के भी लिख सकते हो, नोट डाल के आप क्या लिख सकते हो, नोट लिखना है ना, नोट लिखना है जो सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या की जो भी संयुग्मी संख्या होगी, संयुग्मी संख्या वो क्या होगी, एक्स अक्ष के प्रति सम्मित होती है। ठीक है, ये आपको नोट और ध्यान रखना है। आपको जो भी मतलब सम्मिश्र संख्या दे उसकी संयुग्मी निकालनी है, बस काल्पनिक भाग का जो चिन्ह आ रहा है उसको परिवर्तित करो। काल्पनिक भाग में अगर पॉजिटिव आ रहा है उसको नेगेटिव करो, नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव करो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे अब अपन, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या के गुणधर्म। तो अपना टॉपिक होगा सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या के गुणधर्म, मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संयुग्मी संख्या की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या को जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है, सम्मिश्र संख्या को जेड बार के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या होता है ना, हम पढ़ेंगे जैसे आप बताओ जेड प्लस जेड बार क्या होगा, ये पढ़ेंगे जेड माइनस जेड बार के रूप में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन जेड इंटू जेड बार के रूप में क्या होगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ेंगे जेड1 प्लस जेड2 का दोनों का बार आ जाए तो उसके रूप में क्या आंसर आएगा, जेड1 का गुणा करूँ जेड2 का गुणा करूँ दोनों के रूप में बार करूँ तो उसका रूप में क्या आंसर आ जाएगा। अगर जेड1 के रूप में जेड2 का बार के रूप में हो, उसके रूप में एन के रूप में हो तो उसका क्या आंसर आ जाएगा। ये हमें सबके बारे में पढ़ना है।
ठीक है। या आप प्रॉपर्टी को ध्यान रख सकते हो, जैसे Z1 अपॉन Z2 है, उसके पूरे का होल बार लग रहा है तो उसका मान क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए पहले एक चीज़ बताना भूल गया था, उसको आप थोड़ा ध्यान रखो। जिससे होता है Z बराबर होता है x प्लस आयोटा, Z बराबर होता है a प्लस आयोटा b के रूप में होता है, Z बराबर a माइनस आयोटा b के रूप में होता है। तो यहाँ इसका रियल पार्ट ऑफ Z बराबर क्या होगा, a के रूप में होगा। रियल पार्ट ऑफ Z बराबर क्या होता है, मतलब जो Z प्लस आयोटा b में जो वास्तविक संख्या होती है, मतलब काल्पनिक संख्या नहीं होती, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z बराबर a के रूप में होता है। और इसका रूप में इमेजरी पार्ट ऑफ Z के रूप में क्या होगा, b के रूप में होगा। इमेजरी पार्ट ऑफ Z बराबर जो y अक्ष पे हम निरूपित करते हैं उसको इमेजरी पार्ट ऑफ b के रूप में लिखते हैं। तो मतलब जो आयोटा के साथ हो वो इमेजरी पार्ट ऑफ b के रूप में होगी, जो रियल पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ नहीं हो वो क्या होगी, वो रियल पार्ट ऑफ a के रूप में होगी। तो यहाँ बताइए, यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z बार के रूप में क्या होगी, यहाँ a के रूप में होगी। यहाँ इमेजरी पार्ट ऑफ Z बार के रूप में क्या होगी, माइनस b के रूप में होगी। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं संयुग्म संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए Z प्लस Z बार बराबर क्या होगा। आप Z को क्या मान लो, a प्लस आयोटा b के रूप में मान लो, a प्लस आयोटा b के रूप में। Z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b के रूप में होगा। तो ये क्या रहा है, आयोटा b से आयोटा b कैंसिल हो गया तो 2a के रूप में आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z प्लस Z बार का मान क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z के रूप में होगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z का जो भी मान आ रहा है वो किसके बराबर होगा, रियल पार्ट ऑफ Z का मान जो भी आ रहा है, मतलब 2 गुना जो भी रियल पार्ट ऑफ Z का मान आ रहा है वो Z प्लस Z बार के रूप में होगा। इसी प्रकार क्या होगा, Z माइनस Z बार का मान कितना होगा, a प्लस आयोटा b माइनस के रूप में a प्लस आयोटा b के रूप में होगा। तो यहाँ 2 आयोटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के रूप में लिख सकते हैं। मतलब Z माइनस Z बार का जो भी मान आएगा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का मान के रूप में बराबर होगा। और Z प्लस Z बार का जो भी मान आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z के रूप में आएगा। तो हम लिख सकते हैं Z प्लस Z बार बराबर 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z माइनस Z बार अपॉन बराबर 2 प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ Z के रूप में भी लिख सकते हैं। हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और वो इसके गुणधर्म के बारे में लिख रखा है, तो इसके गुणधर्म के बारे में हम सोल्व करते भी चलेंगे, या हमें ध्यान रखना है, हमें कुल टोटल हमें इनके जो गुणधर्म है उनको बारे में ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो हम इनके गुणधर्म के बारे में लिखते हैं और जो आपको ध्यान रखना है क्या होते हैं, Z प्लस Z बार बराबर क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z के रूप में होता है, Z माइनस Z बार के रूप में होता है। तो इसके अलावा क्या होता है, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के रूप में होता है। अगर मैं Z का बार का वापस बार लगा दूं तो वापस क्या आ जाएगा, Z के रूप में होता है। तो आइए जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, मैंने Z बराबर क्या मान लिया, a प्लस आयोटा b के रूप में मान लिया, है ना। इसका बार लगाऊं तो बार बराबर क्या होगा, a माइनस आयोटा b के रूप में हो जाएगा। बार क्या होगा, जो इसकी काल्पनिक संख्या है उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देगा। वापस मैं इसके बार लगा दूं तो बार लगाने पर क्या होगा, a प्लस आयोटा b के रूप में क्या आ रहा है, वापस Z के रूप में आ गया। तो Z का बार क्या होगा, वापस Z के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब होता है Z के बार के रूप में वापस Z के बार के रूप में आ जाएगा। अब होता है Z प्लस Z2 के रूप में, और इन दोनों का बार लगाऊं तो क्या होगा, इनको अलग अलग बार के रूप में भी लिख सकते हो आप। Z इंटू Z2 का बार के रूप में लिख सकते हो। अगर Z माइनस Z2 का बार के रूप में लिखूँ, Z माइनस Z2 के बार के रूप में लगाऊँ तो इनको भी आप अलग अलग रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इनको आप अलग अलग रूप में लिख सकते हो। इसी प्रकार में क्या लगाया, Z1 Z2 इनके बार के रूप में लगाया तो इनको आप अलग अलग रूप में भी लिख सकते हो, Z1 Z2 के बार के रूप में लिख सकते हो। अगर मैंने क्या लगाया, मैंने Z1 अपॉन Z2 के बार के रूप में होल बार के रूप में लगाया तो इसको भी आप होल बार लग रहा है, दोनों के बार ऊपर बार लग रहा है तो इनको Z1 बार के रूप में अपॉन Z2 बार के रूप में अलग अलग रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों अगर मैंने Z की बार की पावर n के रूप में लगा दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Z की n की पावर बार के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक आपको इम्पोर्टेंट नोट है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और Z इंटू Z का बार का मान कितना होता है, मोड ऑफ Z का स्क्वायर के रूप में होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि Z इंटू Z बार बराबर मोड ऑफ Z
का स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ जेड क्या होता है, इसे ऑफिशियली क्या बोलते हैं, मापांक, मतलब जेड का मापांक के रूप में बोलते हैं। इसको हम आगे वाली क्लास के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सम संख्या की संयुग्मी संख्या संयुग्मी संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते, अब हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। कट गया तो क्या देख लो।